So we will start with the introduction of classical conditioning. Classical conditioning, also known as Pavlovian and respondent conditioning, refers to a learning procedure in which a biological potent stimulus, for example food, is paired with a previously neutral stimulus, for example bell. तो क्लासिकल कंडीशनिंग को पावलोवियन और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसा लर्निंग प्रोसीजर है जिसमें कि एक नेचुरल स्टिमुलस जैसे कि खाना, उसको एक न्यूट्रल स्टिमुलस फॉर एग्जांपल बेल, इसके साथ पेयर किया जाता है। It also refers to the learning process that results from this pairing, through which the neutral stimulus comes to elicit a response, for example salivation, that is usually similar to the one elicited by the potent stimulus. It was first studied by Ivan Pavlov in 1897. तो क्लासिकल कंडीशनिंग को एक ऐसी सीखने की प्रोसेस के रूप में भी समझा जाता है जिसमें कि दो स्टिमुलस की पेयरिंग होती है या एसोसिएशन होती है, जिसमें से एक नेचुरल स्टिमुलस होता है और दूसरा न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। और उस पेयरिंग या एसोसिएशन के बाद वो न्यूट्रल स्टिमुलस सेम वैसा ही रिस्पॉन्स देने लग जाता है जैसा कि नेचुरल स्टिमुलस से सब्जेक्ट में आ रहा था। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग को इवान पावलोव ने 1897 में स्टडी किया। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि स्लाइवेशन के रिस्पॉन्स को डॉग्स में स्टडी किया गया। He described classical conditioning as a form of learning in which a conditioned stimulus became associated with an unconditioned stimulus in order to produce a behavioral response, the conditioned response. तो इवान पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्लासिकल कंडीशनिंग को एक ऐसी लर्निंग के रूप में परिभाषित किया जिसमें कि एक कंडीशनड स्टिमुलस अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ एसोसिएट हो जाता है या पेयर हो जाता है, और उस पेयरिंग के बाद वो कंडीशनड स्टिमुलस सेम वैसा ही रिस्पॉन्स देने लग जाता है जैसा कि सब्जेक्ट में अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स आ रहा था। He also identified various type of classical conditioning: forward conditioning, simultaneous conditioning, backward conditioning and temporal conditioning. इवान पावलोव ने मेनली 4 तरह की क्लासिकल कंडीशनिंग के टाइप बताए हैं: फॉरवर्ड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस, बैकवर्ड कंडीशनिंग और टेम्पोरल कंडीशनिंग के रूप में। Classical conditioning occurs when a conditioned stimulus, which is known as CS, is paired with an unconditioned stimulus. तो classical conditioning normally तब उत्पन्न होता है जबकि एक conditioned stimulus जिसको CS के नाम से जाना जाता है उसको एक unconditioned stimulus के साथ पेयर किया जाता है। Unconditioned stimulus कोई भी natural stimulus हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फूड की वजह से हमारे अंदर एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है, फॉर एग्जाम्पल स्लाइवा। तो स्लाइवा एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। जब कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस सेम वैसा ही रिस्पॉन्स देने लग जाए जैसा कि अनकंडीशन स्टिमुलस से आ रहा था, तो उस पेयरिंग के बाद वो न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस का रूप ले लेता है, जिसको CS के रूप में डिनोट किया जाता है, और अनकंडीशनड स्टिमुलस को US के रूप में डिनोट किया जाता है। जब कंडीशनड स्टिमुलस अनकंडीशनड स्टिमुलस के जैसा ही रिस्पॉन्स देने लग जाए तो उस रिस्पॉन्स को कंडीशनड रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट की। तो इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उन्होंने डॉग का इस्तेमाल किया और डॉग में स्लाइवेशन के ऊपर मेन एक्सपेरिमेंट था उनका। इवान पावलोव फिजियोलॉजिस्ट थे और वो डॉग्स में डाइजेशन की फिजियोलॉजी देखना चाह रहे थे, तो इसी के लिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी और डाइजेस्टिव प्रोसेस को डॉग्स में देखते समय उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को डॉग्स में होते पाया। तो अपने एक्सपेरिमेंट ने पावलोव ने नोटिस किया कि जो डॉग
उनके एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया था और जिसकी स्लाइवेशन को वो स्टडी कर रहे थे, उसको जब नॉर्मली फीड करवाया गया उस टाइम उसमें जो स्लाइवेशन देखी गई, वो बेल को एसोसिएट करने के बाद काफी लंबे समय तक जब एक बेल को फूड के साथ एसोसिएट किया गया और लगातार खाने से पहले बेल बजाई गई, तो एक टाइम पर उन्होंने देखा कि ओनली बेल के बजने पर ही डॉग ने स्लाइवेशन की। पावलोव called the dog anticipatory salivation psychic secretion। तो पावलोव ने डॉग्स की इस एंटिसिपेटरी स्लाइवेशन को साइकिक सिक्रीशन का नाम दिया। Putting these in formal observation to an experiment test, Pavlov presented a stimulus, for example, the sound of a metronome, and then gave the dog food after a few repetition। तो यहाँ पर पावलोव ने जब बेल को एसोसिएट करके फूड से पहले बेल बजाई, देन उन्होंने फूड प्रोवाइड किया डॉग को, तो कुछ एक रिपीटेशन के बाद उन्होंने ये देखा कि जो स्लाइवेशन फूड को देखकर डॉग में हो रही थी वो सिर्फ बेल के बजने पर ही डॉग्स में होती पाई गई। तो इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि फूड जो अपने आप में एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था, जिसकी वजह से अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी स्लाइवा डॉग में देखने को मिल रहा था, और बेल जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, कुछ एक रिपीटेशन के बाद या कुछ एक पेयरिंग के बाद डॉग ने उस बेल को कंडीशनड स्टिमुलस के रूप में ऑब्जर्व किया, और बेल के बजते ही स्लाइवेशन होने का मतलब है कि डॉग में कंडीशनड रिस्पॉन्स देखने को मिला। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो मेनली 4 तरह के कंपोनेंट क्लासिकल कंडीशनिंग में देखने को मिलते हैं: अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स एंड कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो नेचुरल होता है, जिस पर कोई भी कंडीशन नहीं होती है और जो कि ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है या एक रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल यहाँ है जैसे कि आपका फेवरेट फूड हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली स्लाइवा आ सकता है या फिर हम इमीडिएटली हंगर फील कर सकते हैं। दूसरा है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स अनलर्नड रिस्पॉन्स होता है, जिसको लर्न नहीं किया जाता है और जो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस के आने पर ऑटोमेटिकली नेचुरली किसी भी सब्जेक्ट में उत्पन्न होता है। इसका एग्जाम्पल है फीलिंग ऑफ हंगर इन रिस्पॉन्स टू स्मेल ऑफ फूड, यानी खाने की स्मेल से हमारे अंदर भूख की फीलिंग उत्पन्न होना, ये एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। या खाने को देखकर स्लाइवेशन होना भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल है। दूसरा है द कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस पहले न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, जो कि एक एसोसिएशन के बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ जब पेयर करके या एसोसिएट करके बार बार प्रेजेंट किया जाता है सब्जेक्ट के सामने, तो एक टाइम के बाद वो न्यूट्रल स्टिमुलस अनकंडीशनड स्टिमुलस वाला रिस्पॉन्स उत्पन्न करने लगता है, और उस न्यूट्रल स्टिमुलस को पेयरिंग के बाद जब वो कंडीशन रिस्पॉन्स उत्पन्न करने लगता है तो कंडीशन स्टिमुलस कहा जाता है। कंडीशन रिस्पॉन्स लर्न रिस्पॉन्स होता है, जिसको की एक एसोसिएशन होने के बाद सब्जेक्ट सीखता है। जब बार बार एक न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर करके सब्जेक्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो उस एसोसिएशन के बाद सब्जेक्ट उस न्यूट्रल स्टिमुलस के लिए, जो कि अब कंडीशनड स्टिमुलस बन चुका है, उसके लिए सेम न्यूट्रल रिस्पॉन्स जैसा रिस्पॉन्स करने लग जाता है और उसी रिस्पॉन्स को कंडीशनड रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल है द स्मेल ऑफ फूड इज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, अ फीलिंग ऑफ हंगर इन रिस्पॉन्स टू द स्मेल इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, एंड द साउंड ऑफ अ व्हीसल व्हेन यू स्मेल द फूड इज कंडीशनड स्टिमुलस। तो खाने की स्मेल अनकंडीशनड स्टिमुलस है, वो स्मेल की वजह से हमारे अंदर भूख की फीलिंग आना एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, और अगर उसके साथ खाने के साथ कई दिनों तक एक विसल की साउंड बजाई जाए तो विसल की साउंड सुनकर भूख लगना एक वहां पर कंडीशनड रिस्पॉन्स है और विसल वहां कंडीशनड स्टिमुलस है।
नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। स्टेजेस किस तरीके से आती हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में? पहली स्टेज होती है बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले की स्टेज है। तो फर्स्ट कंडीशनिंग यानी कंडीशनिंग से पहले की स्टेज में अनकंडीशनड स्टिमुलस यूसीएस एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी यूसीआर को प्रेजेंट करता है। इन द बेसिक टर्म दिस मीन दैट अ स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट हैज प्रोड्यूस अ बिहेवियर और रिस्पॉन्स व्हिच इज अनलर्न्ड। तो बेसिकली इसका मतलब है कि एक सब्जेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से एक अनलर्न बिना सीखा हुआ बिहेवियर या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जो कि ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है सब्जेक्ट के अंदर। इसीलिए ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जिसको सीखा नहीं जाता है, ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट के अंदर स्टिमुलस को देखकर रिस्पॉन्स आता है। This stage also involved another stimulus which has no effect on a person and is called a neutral stimulus. तो पहली स्टेज में एक दूसरा नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ एक दूसरा स्टिमुलस भी इन्वॉल्व होता है जिसका पर्सन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए उसको न्यूट्रल स्टिमुलस या एनएस के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रल स्टिमुलस कोई पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई प्लेस भी हो सकता है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में न्यूट्रल स्टिमुलस कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता है जब तक कि उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर ना किया जाए। देन आता है स्टेज 2 ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के दौरान का समय। तो दूसरी स्टेज जो ड्यूरिंग कंडीशनिंग है, उस स्टेज में एक स्टिमुलस जो कि कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, जिसको न्यूट्रल स्टिमुलस का नाम दिया जाता है, उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर्ड या एसोसिएट कर दिया जाता है एक ऐसे पॉइंट पर, और बार बार उस एसोसिएशन की वजह से, उस पेयरिंग की वजह से वो न्यूट्रल स्टिमुलस एक टाइम पर कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है, जिसको सीएस के नाम से जाना जाता है। For classical conditioning to be effective, the conditioned stimulus should occur before the unconditioned stimulus rather than after it. तो क्लासिकल कंडीशनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कंडीशनड स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस से पहले दिया जाना जरूरी होता है, तभी उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। Does the conditioned stimulus act as a type of signal or cue for the unconditioned stimulus? तो conditioned stimulus सब्जेक्ट के लिए एक सिग्नल या क्यू का काम करता है, और conditioned stimulus का मतलब होता है कि उसको unconditioned stimulus अभी मिलने वाला है। स्टेज 3 है आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग होने के बाद। कंडीशनिंग होने के बाद कंडीशनड स्टिमुलस अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पूरी तरह पेयर हो जाता है, और कंडीशनड स्टिमुलस से वही रिस्पॉन्स देने लग जाता है जो कि सब्जेक्ट में अनकंडीशनड स्टिमुलस को देखकर आ रहा था। तो कंडीशनड स्टिमुलस की वजह से सब्जेक्ट में आए रिस्पॉन्स को कंडीशनड रिस्पॉन्स या सीआर का नाम दिया जाता है। यहाँ पर पूरी प्रोसेसिंग दिखाई गई है। बिफोर कंडीशनिंग अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यहाँ फूड, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है यहाँ स्लाइवा। देन न्यूट्रल स्टिमुलस है विसल की साउंड, और विसल की साउंड से कोई रिस्पॉन्स डॉग में नहीं आ रहा है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है, विसल की साउंड को खाने के साथ पेयर कर दिया गया, पहले विसल बजाई गई फिर खाना दिया गया, तो डॉग में स्लाइवेशन होती है, डॉग स्लाइवा देना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा, जब बार बार यही पेयरिंग करके दी जाएगी तो एक समय पर ये देखा जाएगा कि ओनली विसल बजने पर ही डॉग स्लाइवेशन करने लग जाएगा। इसका मतलब है कि कंडीशनिंग यहाँ पर डॉग में हो गई है। अब यहाँ की प्रिंसिपल्स बताए गए हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ। बिहेवियरिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड अ नंबर ऑफ डिफरेंट फिनोमेना एसोसिएटेड विद क्लासिकल कंडीशनिंग। These elements are important in understanding the classical conditioning process. Let's take a closer look at 5 key principles of classical conditioning. तो यहाँ 5 की प्रिंसिपल क्लासिकल कंडीशनिंग के बताए गए हैं, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रोसेस में जनरली देखे जाते हैं। पहला की प्रिंसिपल है एक्विजिशन। Acquisition is the initial stage of learning when a response is first established and gradually strengthened. Acquisition किसी भी लर्निंग की स्टार्टिंग की स्टेज होती है जिसमें सब्जेक्ट किसी भी रिस्पॉन्स को करना सीखता है और धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स मजबूत होता चला जाता है। During the acquisition phase of classical conditioning, a neutral stimulus is repeatedly paired with an unconditioned stimulus. Acquisition के फेज में
क्लासिकल कंडीशनिंग में एक न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर करके सब्जेक्ट के सामने रखा जाता है। सेकंड जो की प्रिंसिपल है वो है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन इज व्हेन द अकरेंस ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स डिक्रीज और डिस्पेयर। एक्सटिंक्शन तब सब्जेक्ट में देखने को मिलता है जब एक कंडीशन रिस्पॉन्स को देना बंद कर दिया जाता है या कंडीशन रिस्पॉन्स को कम कर दिया जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में जब कंडीशनड रिस्पॉन्स के बाद अगर अनकंडीशनड स्टिमुलस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ कंडीशनड स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाएगा और कंडीशनड स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस अगर वहां नहीं दिया गया तो सब्जेक्ट में कंडीशनड रिस्पॉन्स का आना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। Sometime a learned response can suddenly reemerge even after a period of extinction. तो कई बार एक्सटिंक्शन होने के कुछ समय के बाद जब दोबारा से कंडीशन स्टिमुलस सब्जेक्ट के सामने रखा जाता है तो अचानक से तीव्र गति से कंडीशन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है सब्जेक्ट में और इसी को स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें कि सब्जेक्ट कंडीशनड स्टिमुलस के जैसे दिखने वाले स्टिमुलस के प्रति सेम कंडीशन रिस्पॉन्स करने लग जाता है, यानी कि वो फर्क नहीं समझ पाता है कंडीशन स्टिमुलस में और उसके जैसे दिखने वाले बाकी के दूसरे स्टिमुलस में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर डॉग के सामने खाने के साथ बेल को पेयर किया गया, यानी बेल अगर कंडीशन स्टिमुलस है डॉग के लिए तो वहां पर बेल की जगह अगर कोई और बजर साउंड या कोई और साउंड उसके सामने रखी जाए जो बेल से मिलती जुलती हो लेकिन वैसे अलग साउंड हो और डॉग अगर उस साउंड के लिए भी कंडीशनड रिस्पॉन्स यानी स्लाइवा वहां डॉग में देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि डॉग में स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ये बिल्कुल स्टिमुलस जनरलाइजेशन का अपोजिट होता है, यानी कि स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कि सब्जेक्ट एक कंडीशन स्टिमुलस और दूसरे किसी स्टिमुलस में आसानी से डिफरेंशिएशन कर लेता है, यानी आसानी से वो समझ पाता है कि कंडीशन स्टिमुलस अलग है और दूसरा स्टिमुलस जो उसके जैसा दिख रहा है वो एक अलग स्टिमुलस है और वो उस सिमिलर स्टिमुलस को देखकर कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं करता है। और अब यहाँ पर कुछ एक एमसीक्यू दिए गए हैं जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट MCQ is classical conditioning is based on the work of which person? Classical conditioning किस person के काम पर based है? ऑप्शन आर बेंडूरा, बोल्बे, एलिस एंड पावलव। सेकंड MCQ है क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? Rat presses lever for delivery of food. Dog learns to salivate on hearing bell. Pigeon pecks at key for food delivery. Dogs learn helplessness from electric shock. Next MCQ है which of the following is not a treatment developed from classical conditioning principle? First option flooding, second token economy, third option systematic desensitization, fourth option है aversion therapies. And next MCQ है Ivan Pavlov's theory of how people learn or acquire uncomplicated habits and reflexes is called. First option positive reinforcement, second option है classical conditioning, third option है operant conditioning and fourth option है modeling. Next MCQ, which of the following is true of classical conditioning? इनमें से कौन सा ऑप्शन क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए सही है? UCS produces UCR, CR produces the CSU, CR produces the CS, CS produces the UCS. Next MCQ है Darlene's mother buys him a sailor's cap before they go on a family fishing trip. On the boat, Darlene gets nauseated and vomit. The next day he gets nauseated just from looking at the sailor's cap. The sailor's cap has become, यानी कि डायलिन की मदर उसको एक सेलर की कैप खरीद कर देती है
एक फैमिली फिशिंग ट्रिप पर जाने से पहले, और बोट पर डायलिन को नोजिया और वोमिटिंग होने लग जाती है। दूसरे दिन डायलिन को सेलर्स कैप को देखकर ही नोजिया और वोमिटिंग होने लग जाती है। तो सेलर कैप यहाँ डायलिन के लिए क्या बन गया है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, once Pavlov dog learned to salivate the sound of a tuning fork. The tuning fork was a unconditioned stimulus, neutral stimulus, conditioned stimulus, unconditioned response. Next MCQ is, Pavlov used which animal in his experiment? First option dog, second rat, third option is cat, and fourth is monkey. Next MCQ is, the conditioned stimulus or CS. Conditioned stimulus क्या होता है? Is the response to the US is originally the neutral stimulus that gains the power to cause the CR, triggers an unconditioned response reflexively or automatically when the CR happens. Is what triggers the US to occur. The conditioned response or CR is usually the same as the CS, US, UR or CR. Thank you.